पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने धारा 1 से लेकर के धारा 6 तक डिटेल में पढ़ा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम धारा 1 का और धारा 7 के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। धारा 6(1) का ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सभा का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्राम पंचायत का गठन अनेक या एक से अधिक ग्राम सभाओं से मिलकर होता है। यानी किसी भी ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम सभाएं होंगी और उन्हीं ग्राम सभाओं से मिलकर किसी भी ग्राम पंचायत का गठन होगा। मिनिमम 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होना आवश्यक है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर 3 गांव एक जुड़े से जुड़े हुए हैं, एक गांव की जनसंख्या 600 है, एक गांव की जनसंख्या 300 है और तीसरे गांव की जनसंख्या अगर 1100 है, तो इनको मिला करके एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। क्योंकि एक ग्राम पंचायत भले ही बने, लेकिन हर एक गांव में एक ग्राम सभा का गठन होगा और एक ग्राम सभा का होना अनिवार्य है। यानी अनेक ग्राम सभाओं, एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं से मिलकर ही ग्राम पंचायत का गठन होता है। ये हमने पहले पढ़ा है। धारा 6(1) का ये कहता है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा में एक सभा का, जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाएगा, आयोजन किया जाएगा। कोरम यानी उपस्थिति, कुल जितने भी उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे उसका 1/10वां हिस्सा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 होनी चाहिए। अभी आप आगे जब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, जनपद पंचायत पढ़ेंगे और जिला पंचायत पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों पंचायत में महिलाओं का कोरम में रहना आवश्यक नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर केवल कुछ सदस्य संख्या का ही भाग लिया जाता है। लेकिन अगर हम ग्राम सभा की बात करेंगे तो ग्राम सभा की बैठक में कुल 1/10वां भाग, जिसमें 1/3 महिलाएं कंपलसरी होनी चाहिए। यानी अगर हम मान लेते हैं कि किसी ग्राम सभा की जनसंख्या अगर 1000 है, तो निश्चित तौर पर कम से कम 100 लोग होंगे और जितने लोग होंगे उसमें से 1/3 यानी 33-34 लोग महिलाएं होंगी, तभी उस ग्राम सभा की बैठक जो है पूरी हो पाएगी। गणपूर्ति का दायित्व सरपंच और पंच का होगा। सरपंच सभी ग्राम सभाओं को मिलाकर जो ग्राम पंचायत बना है उसका एक होगा और हर अलग अलग, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ग्राम सभाओं में पंच होंगे, अलग अलग वार्ड होंगे। जनरली समान जनसंख्या के अनुपात में वार्डों पर पंचों की नियुक्ति की जाती है। उदाहरण ले देते हैं कि अगर जैसे किसी जगह अगर 13 वार्ड हैं और गांव की जनसंख्या 1300 है, तो लगभग अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1300 है, तो लगभग 13 वार्ड के आसपास बनेंगे उसमें, और हर एक वार्ड में क्या होगा, एक पंच जो है वहां काम करेगा। तो निश्चित तौर पर हर एक, जब ग्राम सभा के गणपूर्ति की बात की जाती है, तो जिस ग्राम सभा में बैठक हो रही है उसी ग्राम पंचायत के पंच का उत्तरदायित्व होगा। सरपंच पूरे ग्राम पंचायत का एक है, लेकिन जिस ग्राम सभा की बैठक की बात कर रही हैं उस ग्राम सभा में जितने भी वार्ड होंगे उन सभी वार्डों के पंचों का यह दायित्व होगा। सरपंच का तो दायित्व होगा ही होगा कि वो क्या करे, भीड़ इकट्ठी करे, कोरम पूरा करे, तभी बैठक की कार्यवाही क्या होगी, पूरी हो पाएगी। सरपंच और पंच की जिम्मेदारी होगी, प्रत्येक वार्ड और ग्राम सभा का जिम्मेदार पंच होगा, पंच जिम्मेदार होगा। अगर गणपूर्ति ना हो, यानी एक निश्चित जनसंख्या नहीं पहुंचती है, तो ग्राम सभा की बैठक जो है क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। उस दिन बैठक आयोजित नहीं होगी। अगले सम्मेलन की तारीख सरपंच तय करेगा और अगले सम्मेलन में भी जब गणपूर्ति ना हो, तो ध्यान रखिएगा अगला सम्मेलन बैठेगा, अगले सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी सम्मेलन स्थगित नहीं होगी। ठीक है, अगले सम्मेलन में ध्यान रखिएगा अगर गणपूर्ति नहीं है उसके बावजूद अगला सम्मेलन बैठाया जाएगा, लेकिन उस सम्मेलन में कुछ विषय होंगे जिन पर जो है कोई चर्चा नहीं होगी, नए विषयों पर चर्चा नहीं होगी, पुरानी बातें रिपीट होंगी, विकास कार्यों पर बातें होंगी, लेकिन नए विषय पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, किन विषयों पर चर्चा होगी, वार्षिक कार्य योजना, पूरे साल भर का क्या क्या काम हमको कराना है। ठीक है, उसके बाद हितग्राहियों का चयन। हितग्राही, अभी जैसे महतारी वंदन योजना चल रहा है,
तो भाई वहाँ हितग्राहियों का चयन करना है तो पंचायत नाम देगी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम है ऑलरेडी, सनी लियोनी जैसे नाम के नाम पर जो है अकाउंट में पैसा चला गया, आप जानते हैं, पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा। तो हितग्राहियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत कौन हितग्राही है, या अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हितग्राही का मतलब यहाँ लाभ लेने वाला। अब देख सकते हैं योजनाएं चल रही हैं आपकी, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो ग्राम सभा का बैठक हुआ है उसमें बात तय की जाती है कि कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाला ही हितग्राही होगा। तो नए हितग्राहियों का चयन नहीं होगा। वार्षिक बजट आगे जब हम पहुंचेंगे, आखिरी जब 70-80 धाराएं जब खत्म करेंगे आप, तो वहां बजट आप पढ़ेंगे। जब वहां बजट पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि एक्चुअल में बजट पर जो है ग्राम सभा क्या करती है, चर्चा कर सकती है। बजट को किस तरीके से पास किया जाता है, जो स्थायी समितियां होती हैं जिनमें सामान्य प्रशासन समिति का सबसे बड़ा रोल होता है, जो स्थायी समितियां होती हैं, जो सामान्य प्रशासन समिति वगैरह होती है, ठीक है, उनका काम है बजट को क्या करना, बनाना, बजट पर प्रारूप तैयार करना, है ना। तो जनपद, जिला और राज्य सरकार, ये पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम काम करता है। आगे की कक्षा में जरूर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ग्राम सभा का काम क्या है, बजट जब जिस ग्राम की हम बात कर रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति होगा, जो सरपंच होगा या जो पंच होगा, या जिस स्थायी समिति का वो व्यक्ति होगा, जैसे कोई एक शिक्षा समिति का एक सदस्य है, तो प्राथमिक विद्यालय में किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या वहां पर हमको एक शौचालय की आवश्यकता पड़ रही है, पानी का प्रबंध करना पड़ेगा, या अगर मान लिया जाए कि निर्माण कार्य समिति से जुड़ा हुआ है तो क्या नलकूप की आवश्यकता है, पानी की कमी के चलते बोरिंग की आवश्यकता है, ये बातें उसे कैसे पता चलेगी, ये बातों को ग्राम सभा के बीच में उठाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, वार्षिक बजट, यानी अपनी समस्याएं ग्राम सभा रखेंगी अपने प्रतिनिधि के पास, भाई हमको हमारे प्राथमिक विद्यालय में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी आवश्यकता है, इस निर्माण कार्य की आवश्यकता है, बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता है, इसलिए एक रोड बनाना है, एक सीसी रोड का निर्माण करना है। इन सब मांगों को ग्राम सभा में बात के रूप में रखी जाएगी। तब वहां का जो संबंधित व्यक्ति होगा, जब स्थायी समिति बनेगी तो वहां उन बातों को फिर रखा जाएगा। तो इसलिए वार्षिक बजट पास करने का अधिकार ग्राम सभा का नहीं होता है, स्थायी समितियों का होता है ना। आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा की बात की जा रही है। वार्षिक बजट पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। लेखा सम परीक्षा प्रतिवेदन, लेखा मतलब अंकेक्षण, यानी खाता का परीक्षण, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, जो काम हो उस काम में सही तरीके से पैसा आया या नहीं आया, ये सब बातों को हम लेखा सम परीक्षा प्रतिवेदन कहते हैं, और वार्षिक लेखा और प्रशासनिक रिपोर्ट, है ना। इतनी सारी चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में आएगा ये। इतनी सारी चीजें आप जो है जब गणपूर्ति नहीं होगी तो इन पे किसी प्रकार का चर्चा नहीं करेंगे। इस धारा 6 की उपधारा जो 3 है, ये कहती है कि सरपंच का उत्तरदायित्व क्या है। सरपंच की जगह अध्यक्षता करने वाला, बात वही है, अगर सरपंच ना हो तो उप सरपंच, ठीक है। तो उसका उत्तरदायित्व है कि ग्राम सभा की 3 लगातार बैठक में वो गणपूर्ति करवाए। अगर 3 लगातार बैठक में गणपूर्ति नहीं होगी तो कलेक्टर क्या करेगा, नोटिस देगा सरपंच को या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को। अगली 2 बार में गणपूर्ति न होने पर संबंधित सरपंच और पंचों को हटाने की कार्यवाही कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि 5 अवसर टोटल मिलेंगे, लेकिन जो भी बात यहाँ पर अधिनियम में कही गई है, उस अधिनियम के अंतर्गत एक क्लियर टू क्लियर है कि वो लगातार 5 बैठक क्यों पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे गणपूर्ति नहीं हो पा रही है। इन पूरी बातों को रखने का अवसर आपको सरपंच या पंच को दिया जाएगा। जो भी उत्तरदायी होगा अध्यक्षता करने के लिए, उस अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को उचित अवसर दिया जाएगा कि आप क्यों गणपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन ग्राम सभा की 3 लगातार बैठक में जब गणपूर्ति नहीं होगी तब कलेक्टर नोटिस देगा, और अगली 2 बार गणपूर्ति न होने पर संबंधित सरपंच और पंच को हटाने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा होगा, ठीक है। सरपंच
जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। अभी आगे हम पढ़ेंगे धारा 40 का प्रयोग करके सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। और आगे हम आप पढ़ेंगे विश्वास प्रस्ताव ला करके हम अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को जनपदों के हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? जब ग्राम सभा बैठेगी तो सरपंच अध्यक्षता करेंगे, अगर सरपंच अनुपस्थित हैं तो उप सरपंच अध्यक्षता करेंगे, और उप सरपंच भी अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को बहुमत से अध्यक्षता के लिए चुनेगी। ये ध्यान रखिएगा, सारा जो खेल है वो मैदानी क्षेत्रों पे है, इस पेशा एक्ट का कोई रोल नहीं है। तो सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, मैं ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की बात कर रहा हूँ। ग्राम सभा और, ध्यान रखिए इस चीज को आप, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है। पंचायत में कुछ लोग हैं, ग्राम सभा में पूरा गांव होगा। तो सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच अनुपस्थित है तो ग्राम सभा अपने बीच में से एक व्यक्ति को बहुमत से क्या करेगी? अध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, उपधारा 5 ये कहता है, इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने का हकदार है तो ऐसे विवाद का निश्चय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि को ध्यान रखते हुए किया जाएगा, उसका निश्चय अंतिम होगा। ये जो शब्द लिखा हुआ है आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, भाई जाहिर सी बात है कि गण पूर्ति करने में अगर अध्यक्ष या सरपंच सक्षम नहीं है तो उसने हो सकता है कि अपना विश्वास खो दिया है, और जाहिर सी बात है कि जनता उस भरोसा नहीं कर रही है तो क्या करेगा? वो किसी ऐसे लोगों को जो पैसे दे करके बुलाया जा सकता है या उसके जो आदमी होंगे गण पूर्ति करने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा में जो बैठे हुए लोग होंगे वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है वो ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने जिन व्यक्तियों को लेकर आया तो हमने कभी इनको देखा नहीं है ग्राम सभा में, क्या इस ग्राम सभा के सदस्य हैं? तो पूछा जाएगा उससे कि भाई फलाने का नाम क्या है, ठिकाने का नाम क्या है, नाम पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, मतदाता सूची निकाली जाएगी, मतदाता सूची से मेल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में ये उदाहरण कहता है कि कोई विवाद उत्पन्न होता है ग्राम सभा के सम्मेलन में उपस्थित होने का कोई हकदार है या नहीं, तो ऐसे विवाद का निश्चय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में से प्रविष्टि को ध्यान रखते हुए किया जाएगा, उसका निश्चय अंतिम होगा। जो भी अध्यक्षता कर रहा है, चाहे सरपंच हो चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि गणपूर्ति में आया हुआ व्यक्ति जो है सही नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका, अधिकार जो है अध्यक्षता करने वाले को है, और तरीका क्या है? मंगाई जाएगी मतदाता सूची, उस मतदाता सूची में उसका नाम देखा जाएगा कि है कि नहीं, अगर है तो सही है और नहीं है तो फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है ना। ग्राम सभा में यह आजादी होगी कि ग्राम पंचायत कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों का कार्रवाई करेगी। ठीक है, ग्राम सभा को यह आजादी है कि ग्राम पंचायत कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे। ग्राम पंचायत कुछ निर्माण कार्य करने वाला है, किसी पर चर्चा कर रहा है किसी विषय पर, तो ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे। ठीक है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी। यानी कोई मांग कर सकती है किसी चीज पर चर्चा करने के लिए, भाई आप कोई निर्माण कार्य कराने वाले हो, उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए कि क्यों हम उस पर उतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हो सकता है इसकी आवश्यकता ही न हो, तो किसी एक विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा फ्री है, और वो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दबाव दे करके उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर सकती है। ग्राम सभा की बैठक इन्हीं उद्देश्यों के लिए की जाती है, भी याद रखिएगा, है ना। ठीक है, संयुक्त बैठक और सम्मेलन। अब देखिए, अगर ग्राम सभाओं के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद या मत भिन्नता हो, अब ये भी समझना है आपको, एक ही ग्राम पंचायत के बीच में ऐसा है ना, एक ही ग्राम पंचायत के बीच में अगर ग्राम सभाओं के ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायतों के बीच में अगर मतभेद होगा तो राज्य सरकार के पाले में गेंद जाएगी। ग्राम सभाओं के बीच में किसी प्रकार का मतभेद या मत भिन्नता हो, ठीक है, एक पंचायत के, तो ऐसी स्थिति में इनके विवादों का निराकरण जो है, ध्यान रखिएगा, इनके विवादों का निराकरण करने के लिए संयुक्त बैठक या संयुक्त सम्मेलन का आयोजन होगा। दो पंचायतों के बीच में अगर किसी प्रकार का, है ना, दो पंचायतों के बीच में किसी प्रकार का अगर वाद उत्पन्न होता है किसी चीज को लेकर के, तो राज्य सरकार आएगी। पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। एक ग्राम पंचायत में 3 ग्राम सभा है, उन 2 ग्राम सभा के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद हो गया, सड़क को लेकर विवाद हो गया,
ठीक है। अब उदाहरण ले लेते हैं कि किसी एक ग्राम सभा में या गांव के क्षेत्र में बड़ा हाट बाजार लगता है, और बड़ा हाट बाजार उस गांव के रास्ते ही जाते हैं, अव्यवस्था फैलती है, और चाहते हैं कि पहली वाली ग्राम सभा बोलेगी कि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां मोटर चलती हैं, जन माल हानि का नुकसान हो सकता है, रास्ता बदला जाए, या जहां बाजारों मेला लगता है उस बाजारों मेला को हटाया जाए। उस ग्राम पंचायत दूसरे पहली ग्राम सभा वाले का लाभ छीनेगा, दुकान हटेगी, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है नुकसान हो जाए, वो ना चाहें। तो ऐसी अवस्था में उनको नुकसान हो रहा है, ऐसे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। तो दो ग्राम सभाओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उनका निराकरण करने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है उसे संयुक्त बैठक या संयुक्त सम्मेलन कहा जाता है। संयुक्त सम्मेलन में जो निर्णय है वो साधारण बहुमत से होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अध्यक्षता करने का जो उत्तरदायित्व है न सरपंच को होगा न ही किसी पंच को होगा। यानी पंचायत पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार का संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा होना भी लाजमी है। मान लिया जाए कि मैं किसी ग्राम पंचायत का सरपंच हूं, और जिस ग्राम सभा के ग्राम के अंतर्गत मेला लगता है या हाट बाजार लगता है, मेरा भी वही गांव पड़ता है, मुझे सबसे अधिक वोट मिलता है, तो भाई अगर मुझे अध्यक्षता करने दिया जाए तो मैं अपने वोट की राजनीति करूंगा। हो सकता है कि मैं जो है अपना पक्ष ले लूं, या किसी दूसरे पंच को अगर हम अध्यक्षता करने दे दें तो वो अपने पक्ष को रखे। इसीलिए ग्राम सभा का उत्तरदायित्व होगा, जो ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ है उसमें जितने लोग भी आए हैं आपस में ही मिलकर किसी अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति को खड़ा करेंगे अध्यक्ष के तौर पर, है ना। तो निर्णय साधारण बहुमत से अब एक व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, और वहीं पर ठीक है हाथ उठा करके जितने लोग उपस्थित हैं उस संयुक्त सम्मेलन में उसके आधे से अधिक लोग अगर पक्ष में वोट देते हैं किसी भी मामले को लेकर के तो बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो अध्यक्षता उन्हीं के बीच में से कोई एक व्यक्ति करेगा, पंचायत के पदाधिकारी नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए, केवल एक दो ग्राम सभाओं के बीच में या दो से अधिक ग्राम सभाओं के बीच में अगर मामला होगा तभी ये काम होगा। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत समस्त मामले। ठीक है, उसके बाद ग्राम सभा की वार्षिक बैठक। देखिए 4 बैठक होगी इसमें, आपने अभी संयुक्त बैठक समझी, एक होता है वार्षिक बैठक, साल में एक बैठक। ठीक है, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के कम से कम 3 माह पहले, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, तो मार्च से 3 महीना पहले यानी दिसंबर जनवरी, मतलब साधारण अर्थों में दिसंबर में ग्राम सभा की एक बैठक अवश्य जनरली होती है ना। किस तिथि की होगी फिक्स नहीं, लेकिन दिसंबर में एक बैठक हर साल होगी ग्राम सभा की वार्षिक बैठक। ठीक है, अब इसके बाद वार्षिक सम्मेलन धारा 7, ध्यान रखिएगा, वार्षिक सम्मेलन धारा 7, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 महीने पहले ग्राम सभा की वार्षिक सम्मेलन बुलाई जाएगी। ग्राम सभा की वार्षिक सम्मेलन कहां बुलाई जाएगी? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। सम्मेलन कब होगा? दिसंबर माह में होगा। कौन से विषयों पर चर्चा होगी? लेखा परीक्षण, पूर्व वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिपोर्ट, साल भर का जो वित्तीय आवक जावक, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, सरकार ने कितना अनुदान दिया, किन योजनाओं के तहत लाभ मिला, है ना। ये पूरा वार्षिक वित्त से संबंधित विवरण, आगामी वित्तीय वर्ष का विकास और अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम, अगले साल के लिए क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा 3 महीने के बाद, तो अब प्लानिंग क्या होगी, क्या क्या विकास कार्य बचा है पूरे पंचायत में, है ना। अंतिम सम परीक्षा उसके संबंध में दिए गए उत्तर, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना, पंचायत के कार्यों का विवरण। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, जो 6 पॉइंट है, और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार ग्राम सभा का सम्मेलन होगा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह पूर्व दिसंबर में होगा, पंचायत के मुख्यालय में होगा। विवादों का निपटारा, अभी इसको थोड़ा सा भी देख लीजिए, एक से अधिक पंचायतों के बीच में अगर कोई मामला उत्पन्न होगा तो राज्य सरकार निपटेगी। अन्य स्थानीय प्राधिकारी यानी जनपद और जिला के बीच में विवाद उत्पन्न होगा, किसी पंचायत और जनपद के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो राज्य सरकार निपटेगी। छावनी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अगर कोई एक ऐसा इलाका है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
स्वच्छता, पेयजल, है ना, या अन्य विषयों को लेकर के जो नगर पालिका के जैसा एक प्रशासनिक पार्ट होता है, सैनिक लोगों के रहने के रहवास के स्थान को, उसको हम छावनी बोर्ड कहते हैं, वहां उनका प्रशासन अलग चलता है। ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार छावनी बोर्ड के विवादों का निराकरण करेगी, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। ठीक है, चलिए आगे। ध्यान रखिएगा, है ना। अगला जो ग्राम सभा की वार्षिक बैठक होगी उसमें सम्मेलन की तिथि, स्थान, समय निर्धारण कौन करेगा, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे।